आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कमज़ोरी और थकावट में क्या फ़र्क है। आपके सोने के टाइम ख़राब हैं या नंबर ऑफ़ आवर्स कम है या आपको एपनिया की बीमारी है, बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रही, आप रॉन्ग फूड्स खा रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी फूड्स खा रहे हैं। 7 से 8 घंटे एक एवरेज स्लीप टाइम है जो सबको रिकमेंड किया जाता है, पर कई लोगों की बॉडी 6 घंटे में भी चार्ज हो जाती है, कईयों की 9 घंटे में भी नहीं होती। माइक्रो अवेकनिंग, जिसको छोटे छोटे माइक्रो सेकेंड्स के लिए हो सकता है कि आपकी स्लीप डिसरप्ट होती हो और आपको पता भी ना लगे कि वो डिसरप्ट हो रही है, बट वो आपको एक कंसिस्टेंट और एक प्रॉपर स्लीप नहीं दे पाती और अगले दिन आपका ब्रेन थका रह सकता है। हमारा माइंड मल्टीटास्क कर रहा है, हमारा माइंड स्ट्रेस में है, हम बहुत चीज़ें इकट्ठी सोच रहे हैं, हमारी चार्जिंग स्लो हो जाएगी। पेशेंट घर पे या महिलाएं कई बार घर पे बैठे समझती हैं कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ ही है, मैं थकी ही रहती हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है। किसी को अंडरलाइंग कोई भयानक बीमारी निकलती है जिसके लिए फिर लाइफ लॉन्ग हमें रिग्रेट करना पड़ता है। थकावट या फटीग वो एक इंडिकेटर है जो आपकी बॉडी, आपका शरीर आपको साइलेंटली दे रहा है। क्या आप हमेशा थकावट फ़ील करते हैं? हमेशा थके रहते हैं? सोकर उठते हैं, रेस्ट करके उठते हैं, उसके बाद भी थकावट रहती है? तो आज बात थकावट यानी फटीग पर क्यों होती है और विस्तार से इस पर बात करेंगे। डॉक्टर संदीप छटवाल जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन ओमनी क्लिनिक्स चंडीगढ़ से। उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। जी। बहुत लोग हैं, कभी-कभी मैं भी फ़ील करती हूँ कि मतलब सो के उठे हैं फिर भी थके हुए हैं, ऐसा क्यों होता है? बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कमज़ोरी और थकावट में क्या फ़र्क है। सो वीकनेस के कारण थकावट वीक है या वैसे ही थकावट हाँ, है? वीकनेस एक पार्ट है जिसमें आपके मसल्स वीक फील करते हैं। पर थकावट, जैसे आपने राइटली कहा कि हम सो के उठे और रेस्ट करने के बाद भी हमें ये लग रहा है कि हम री एनर्जाइज नहीं हुए या हमारी वापस एनर्जी नहीं आई, इसको हम थकावट या फटीग कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा सिंपल एनोलॉजी, एक सिंपल एग्जांपल मैं लूँगा। हमारा स्मार्टफोन है, ठीक है। हमारे स्मार्टफोन में बैटरी है और बैटरी का एक हमारे पास ऊपर इंडिकेटर आता है सारे फ़ोन्स के अंदर। जब वो बैटरी का इंडिकेटर कम होना शुरू हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि हमारे फ़ोन की बैटरी कम हो गई है और हमें इसको रिचार्ज करना है। सिमिलरली हमारी बॉडी को, जो आप सोचें कि ये एक स्मार्टफोन की तरह है और इसके अंदर एक बैटरी है, और जब ये बैटरी में हमारे एनर्जी कम होनी शुरू हो गई तो हम थकना फील कर देते हैं। अब जैसे स्मार्टफोन में बैटरी को हम दोबारा रिचार्ज करते हैं, सपोज करो कि हमारा फ़ोन रिचार्ज नहीं हो पा रहा, हुँ। तो 3 कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि हमारा चार्जर ख़राब है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे फ़ोन में बड़ी ऐप्स इकट्ठी चल रही हैं और वो टाइम ले रहा है चार्ज होने के लिए। और तीसरा कारण है कि हमारी बैटरी ख़राब हो गई। अब इसी एग्जाम्पल को लेके हम बॉडी में देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारी बैटरी, जो हमारा चार्जर है, वो ठीक नहीं है। ये इसकी एनोलॉजी आप ह्यूमन लाइफ में लें तो आप ये प्रॉपरली सो नहीं पा रहे, आपके सोने के टाइम ख़राब हैं या नंबर ऑफ़ आवर्स कम है या आपको एपनिया की बीमारी है। नंबर 2, आप प्रॉपर हेल्दीली खा नहीं रहे, बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रही, आप रॉन्ग फूड्स खा रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी फूड्स खा रहे हैं, हाइड्रेशन पूरी नहीं रख रहे, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, एंड नंबर 3, हम इनएडिक्वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारा चार्जर ख़राब हो गया, हमारी बॉडी। एक्सरसाइज़ का थकावट से क्या लेना-देना? एक्सरसाइज हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। यदि हम सस्टेन्ड एक्सरसाइज या रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे वो मसल्स टोन अप हो जाते हैं, हमारे मसल्स, उनको आदत पड़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो मसल्स स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। आप ये एक सिंपल एग्जांपल देखिए, आप ये डेली 2 kg का वेट उठाना शुरू करेंगे तो 1 मंथ के बाद आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो लाइट फेदर वेट है, मैं 3 उठा सकती हूँ, मैं 4 उठा सकती हूँ। तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी अडेप्ट हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी और जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है
आपके मसल्स टोन अप हो जाते हैं और वैसे हमारी मसल्स के कारण हमारी थकावट कम हो जाती है। मतलब मसल्स के कारण भी थकावट होती है हाँ जी, और मसल्स के अक्सर कारण। हम ये सोचते हैं कि थके हैं तो थोड़ा और रेस्ट कर ले, ऐसा नहीं है? जब हम थके हैं तो हमें डेफिनेटली रेस्ट करना है, बिकॉज जब हम थके हुए हैं उस टाइम पे हमारे मसल्स को री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। पर यदि हमें ऐसे कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही है, क्रॉनिक थकावट चल रही है और हम बीमारियों को रूल आउट कर चुके हैं हाँ, कि कोई बीमारी कि नहीं कोई है। बीमार नहीं है, उसके बारे में मैं भी बात करूंगा, तो हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे, अपनी एक्सरसाइज, अपनी प्रॉपर डाइट पे, अपनी स्लीप पे कंसंट्रेट करके अपनी बॉडी को री एनर्जाइज करना है। सो ये फर्स्ट पार्ट था कि हमारी बॉडी प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पा रही, अदरवाइज हमारी बॉडी ठीक है। अब अगर मैं आपको रोक रही हूँ, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबका जानना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स स्ट्रांग होते हैं, तो थकावट कम हो जाती है। जे हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी में कोई अदर अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं है, और हमने सारे रूल आउट कर दिए रीजंस जो और हो सकते हैं थकावट के, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इन केस ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमारी डिसयूज़ के कारण भी थकावट हो सकती है। हम जे एक रेगुलर प्लान में नहीं है, योगा नहीं कर रहे या हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम वॉक नहीं कर रहे, सो आइडियली हमें मिक्स एंड मैच करके सब कुछ करना चाहिए। अकेली वॉक भी इनफ नहीं है, अकेली योगा भी इनफ नहीं है। सो हमें वॉक भी इंक्लूड करनी चाहिए, थोड़ा योगा फ्लेक्सिबिलिटी करनी चाहिए, थोड़ा हमें अपनी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। तो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेंथ जो कि आपको आएगी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, थोड़े वेट्स के साथ, किसी की सुपरविजन में। नंबर टू आएगी स्टेमिना, जो आपको आएगी किसी एरोबिक एक्सरसाइज से। आप साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, कोई गेम खेल लें, आप सैर कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें, जॉग कर लें। तीसरी चीज़ आती है स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये दोनों चीज़ें आती हैं आपको योगा से। आप अपनी बॉडी के मसल्स को प्रॉपर टोन करते हैं, उनको अलाइन करते हैं, और सारी चीज़ें जब ये इकट्ठी चलती हैं तो हमारी बॉडी एक प्रॉपर सिंक में आ जाती है। सो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों चारों चीज़ें चाहिए हमें एक प्रॉपर हेल्दी बॉडी के लिए, जो आप एक्सरसाइज के पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। जी, एक चीज़ स्टार्टिंग में आपने और कही कि नींद नींद अगर ठीक से नहीं आती तो भी आप थकावट फ़ील करते हैं। ठीक से नींद आना क्या है? क्या सोने का फ़िक्स टाइम होना चाहिए कोई? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो 12 बजे सोते हैं लेकिन सुबह 8 बजे उठते हैं, तो 8 घंटे की नींद जो क कहा जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, तो वो तो पूरी हो गई। देखिए, इसमें ऐसा है कि हर एक की एक बॉडी क्लॉक होती है। सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि 7 से 8 घंटे एक एवरेज स्लीप टाइम है जो सबको रेकमेंड किया जाता है, पर कई लोगों की बॉडी 6 घंटे में भी चार्ज हो जाती है, कईयों की 9 घंटे में भी नहीं होती। सो आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है कि कितनी स्लीप आपको चाहिए अगले दिन फ्रेश और अच्छा फील करने के लिए। एक रेगुलर टाइम पैटर्न रखना चाहिए। यदि आप 12 बजे सो रहे हैं और 8 बजे उठ रहे हैं तो डेली का पैटर्न एक कंसिस्टेंट रखें, यानी कि किसी दिन 2 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं। उससे हमारी बॉडी में स्लीप डिसरप्शन आ जाती है। तो नंबर ऑफ आवर्स, रेगुलर स्लीप टाइम्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ फिर स्लीप हाइजीन आती है। स्लीप हाइजीन का मतलब कि सोना भी एक रिचुअल है। सो आपने जब नींद लेनी है तो आपने अपनी बेड पे और कोई एक्टिविटी नहीं करनी। आपने बेड पे जाके मोबाइल नहीं खेलने, मोबाइल नहीं देखने, टीवी नहीं देखनी, आपने बेड में रीडिंग नहीं करनी, आपने बेड में खाना नहीं खाना। बेड को माइंड रिलेट करेगा सिर्फ नींद के साथ, ठीक है। और सोने से पहले 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे आपने कोई स्टिमुलेंट नहीं लेना, जैसे कॉफ़ी या टी। आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। सो ये चीज़ों को आप ये प्रॉपर इंक्लूड करते हैं तो एक प्रॉपर स्लीप हाइजीन को फॉलो करते हैं, राइट। और वो हाइजीन हमारी स्लीपिंग के लिए बहुत अच्छी है। सो इसमें स्लीप आवर्स भी आ जाते हैं, स्लीप टाइमिंग भी आ जाते हैं, स्लीप हाइजीन भी हुँ। आ जाती है, तीनों चीज़ें आ जिन जाती लोग की नींद बीच-बीच में टूटती है अ, उन्हें भी थकावट फ़ील होती है। हैं। हाँ जी, सो नींद का टूटने के अगेन मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। रीजंस ये तीनों चीज़ों को ना फॉलो करना भी हो सकता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि लोगों को एपनिया की प्रॉब्लम, एपनिया होता है जब स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया, जब आपका वेट बहुत बढ़ जाता है या आपके
थ्रोट के मसल्स बहुत लैक्स हो जाते हैं, तो रात को आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। आप भला माइक्रो अवेकनिंग, जिसको छोटे छोटे माइक्रो सेकेंड्स के लिए हो सकता है कि आपकी स्लीप डिसरप्ट होती हो और आपको पता भी ना लगे कि वो डिसरप्ट हो रही है, राइट। बट वो आपको एक कंसिस्टेंट और एक प्रॉपर स्लीप नहीं दे पाती और अगले दिन आपका ब्रेन थका रह सकता है। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारी बॉडी चार्ज नहीं हो पा रही, हमारा चार्जर खराब है। हम्म। अब दो बातें मैंने आपको और बताई थी। दूसरी बात मैंने कही थी कि आपके बैकग्राउंड में यदि मोबाइल को आपने चार्जिंग पे लगाया और बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिविटी चल रही है, बहुत ऐप्स इकट्ठी चल रही हैं जो एनर्जी या बैटरी कंज्यूम कर रही हैं, सिमिलर थिंग हमारा माइंड मल्टीटास्क कर रहा है, हमारा माइंड स्ट्रेस में है, हम बहुत चीज़ें इकट्ठी सोच रहे हैं, तो वो भी हमारी काफ़ी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। आप ये अंडरस्टैंड करें कि सबसे ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन खींचता है, हमारा हार्ट खींचता है। तो जितना हम इसको ओवर थिंकिंग और इधर उधर सोचने में लगाते हैं, उतना ये हमारी बॉडी को सैप करता है। सो एनोलॉजी ये है कि जहाँ पर मल्टीपल ऐप्स चल रही हैं या हमारे ब्रेन में मल्टीपल फंक्शंस चल रहे हैं, हमारी चार्जिंग स्लो हो जाएगी। और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात, जैसे एक फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाती है और वो फ़ोन को आप 4 घंटे भी लगा दो, वो चार्ज नहीं हो पाता। बैटरी ख़राब होने का मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारी बॉडी फटीग में है। और ये प्रॉब्लम बहुत वाइड हो सकती है। एक सिंपल चीज़ जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है, जैसे आयरन की कमी हो गई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, विटामिन B12 D की कमी हो गई, या कोई हार्मोनल डिजीज़ हो गई जैसे थायराइड की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, और हार्मोनल कंडीशंस होती हैं, कोई इन्फ्लेमेटरी या ऑटोम्यून बीमारियां हो गई जिसमें हमारी बॉडी कुछ ऐसे कण बनाती है जो हमारी बॉडी को ही अटैक कर देते हैं। और फिर कोई भी ऑर्गन, जैसे आप ले लें लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, जहाँ पर भी हमारी बेसिक एक ऑर्गन का फंक्शन नहीं चल पा रहा, हमें उसके कारण भी फटीग हो सकती है। फिर फटीग के कारण हमारे माइंड रिलेटेड हो सकते हैं। यदि हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हमारे मूड स्विंग्स हैं, तो वो सारा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है फटीग। फटीग लगातार दिमाग लगातार, चलता रहता है 10 चीज़ों में, उसकी बिल्कुल, वजह से भी थकावट होती उसकी है, वजह ड्रेन हो से भी जाते हैं हम। उसी से हम ड्रेन हो जाते हैं। सो ये मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं। तो जब भी किसी को फटीग होती है, मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा और व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे आप बता सकते हैं कि भाई ये फटीग ये थकावट है या ये कमज़ोरी है? या ये कमज़ोरी है या ये फटीग है जिसके लिए आपको फर्दर कुछ देखना है। तो यदि आपकी फटीग लंबे अरसे के लिए चलती है, 5 7 10 दिन से लगातार चल रही है, आपके कोई भूख में कमी आ गई है, आपको कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है जो पहले आपकी बॉडी में नहीं था, जैसे फीवर आ गया, आपको खांसी चल रही है, आपके स्टूल हैबिट्स चेंज हो गए हैं, आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, आपको सांस चढ़ रही है, कोई ऐसा कोई सिम्टम आप नोटिस कर रहे हैं, आपको वेट लॉस है, सो आपकी बॉडी आपको सबसे पहले सिग्नल्स देती है। यदि ऐसा कोई सिम्टम है तो फटीग का कारण ऑर्गेनिक हो सकता है। सो इन केस फटीग आपकी 7 दिन 10 दिन से कंटिन्यूसली ज़्यादा चल रही है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर अपने फिजिशियन को मिलिए। वो पहले एक बार इवेलुएट करके देखें कि ये फटीग का कारण क्या है। मुझे लगता है 8 से 10 दिन तो बड़े कॉमन है। मुझे लगता है लोगों को हफ्तों, महीनों थकावट रहती है। ख़ासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो शायद वो इतने सारे काम कवर कर रही होती घर में भी, और अगर बाहर भी काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है ये वैसी थकावट हो रही है क्योंकि ओवरबर्डन है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर थकावट लगातार 10 दिन भी रहती है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आप कौन-सी टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि किसी को अगर लगातार थकावट है, कौन से टेस्ट उसे कराने चाहिए? मेरा ये समझना है कि खुद से टेस्ट नहीं कराने चाहिए, क्योंकि थकावट के कई हज़ारों कारण हो सकते हैं। हुँ। तो सबसे पहले एक अच्छा फिज़िकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू फिज़िकल एग्जामिनेशन जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, वो चेक करने पे एटलीस्ट एक बेसिक चीज़ें सारी देख लेते हैं, और एक बेसिक चीज़ों को देख के फिर एक बेसिक प्रोफाइल
आपको एडवाइस करते हैं। तो बेसिक प्रोफाइल्स में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, कोई अंदर बॉडी के कोई क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फेक्शन तो नहीं चल रही, हम देखते हैं कि डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट, किडनी हार्ट लिवर ठीक काम कर रहे हैं, कोई विटामिन की डिफिशिएंसी तो नहीं है, बेसिक चीज़ें हम ये देखते हैं। राइट। और फिर एडवांस्ड जिस पेशेंट को कोई स्पेसिफिक सिम्टम आ रहा है, यदि हमें लग रहा है कि ये कोई ऑटोम्यून डिजीज़ हो सकती है या कोई ऐसा सिम्टम लग रहा है जिसमें हमने इवन भयानक बीमारियां जैसे कैंसर की बीमारियों को हमने रूल आउट करना है, तो हम फिर अकॉर्डिंगली वो टेस्ट्स एडवाइस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को ये, जैसे आपने राइटली कहा कि पेशेंट घर पे या महिलाएं कई बार घर पे बैठे समझती हैं कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ ही है, मैं थकी ही रहती हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है। हमारे पास ओपीडी में बड़ी बार पेशेंट्स आते हैं, 3-3, 6-6 महीने की हिस्ट्री होती है और किसी को अंडरलाइंग कोई भयानक बीमारी निकलती है जिसके लिए फिर लाइफ लॉन्ग हमें रिग्रेट करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी आपने कहा कि होता है कि अंडरलाइन कोई भी बीमारी नहीं है, आप सारे टेस्ट करा लिए, डॉक्टर के पास भी गए, उसके बाद भी थकावट है, फिर क्या करते हैं? क्या फिर हम सबसे कहते हैं पहले करने इस को? एंगल से देखते हैं कि पेशेंट का माइंड का स्टेटस क्या है हुँ, और साथ में इवेलुएट करते हैं कि बेसिक पेशेंट की लाइफस्टाइल क्या है, क्या उसकी बॉडी प्रॉपर एक टाइमिंग पे चल रही है, क्या उसके मील टाइम्स कैसे हैं, एक्सरसाइज कितनी है, स्लीप पैटर्न क्या है, वर्क शेड्यूल क्या है। सो वो सारा कुछ फिर एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि और क्या फैक्टर हो सकता है कि पेशेंट क्यों थका हुआ है। यानी कि जितना मैं समझ पा रही हूँ कि अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, आप अगर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे, आप योगा भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी थकावट हो सकती है अगर आप बिल्कुल हो बाकी सब सकता है। कुछ ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ़ में एक्टिविटी और एक्सरसाइज़ को भी शामिल बिल्कुल करें। शामिल करें। और एक्सरसाइज़ और नींद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल। एक्सरसाइज़ नहीं है आपकी लाइफ़ में और नींद अगर डिस्टर्बेंस है, तो भी आपको थकावट रह रह सकती है, सकते तो उसे भी सुधारने की ज़रूरत है। हैं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बार-बार महिलाएँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी बात होती है और अक्सर सभी कह रहे हैं कि थके ही रहते हैं हम। तो कोई मैसेज आप देना चाहें जो चाहे पुरुष हों या महिलाएँ जो हमेशा थकावट फ़ील करते हैं? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे हमारी कार में एक फ्यूल का इंडिकेटर होता है और वो फ्यूल का इंडिकेटर ऑन हो जाता है जब फ्यूल एक क्रिटिकल लेवल से नीचे चला जाए या जिसको हम कहते हैं हमारी गाड़ी रिजर्व पे लग गई। हुँ, सो थकावट या फटीग वो एक इंडिकेटर है जो आपकी बॉडी, आपका शरीर आपको साइलेंटली दे रहा है कि भाई मैं रिजर्व पे लग चुका हूँ। अब इस टाइम पे आपको चेक करना है कि इसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है या कोई और प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में। सो अपनी बॉडी को आप अंडरस्टैंड करें, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को अर्ली कैच करें और उनको अर्ली कैच करके उनका प्रॉपर टाइम पे समाधान करें। कुछ डूज़ एंड डोंट्स भी बता दीजिए कि शायद अपनी कुछ गलतियों की वज़ह से थकावट हो रही है और कुछ खाने में चीज़ें शामिल करके थकावट को दूर किया जा सकता है? सो डूज एंड डोंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एक रेगुलरिटी में अपनी लाइफ जिए। डाइट के अंदर जैसे आपने पूछा, एटलीस्ट 5 सर्विंग्स हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड की, जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। हमें अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना चाहिए। एक्सेस चाय और कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर स्लीप पैटर्न रखना चाहिए और ऐसी भी कोई सोशल एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए जो हमें कनेक्टेड रखती हैं बाकी ह्यूमन बींग्स के साथ, क्योंकि वो हमारा एक हैप्पीनेस कोशंट जनरेट करती हैं और हमारी लाइफ को पर्पसफुल बाहर बनाती निकलें, हैं। दोस्त बनाएँ, दोस्त बनाएं। घूमें-फिरें। बिल्कुल। जैसे आपकी कोई भी इंटरेस्ट है, जिस जिस भी टाइप का इंटरेस्ट है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, धार्मिक है, आप उसके छोटे सोशल ग्रुप्स ज़रूर ज्वाइन करें जिसमें आप इंटरेक्ट करें और वो भी आपकी बॉडी को एक इनडायरेक्ट वे है री एनर्जाइज करना है।